नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्री राम क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम अग्निवीर 2026 के लिए बात करेंगे और आज से जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो भारतीय इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। हम जीके के पोर्शन को ऑनलाइन मंच के ऊपर पढ़ेंगे, जिसकी पहली जो क्लास है वो है सिंधु घाटी सभ्यता को लेके। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले हम इतिहास का थोड़ा सा एक सामान्य परिचय कर लेते हैं, जिससे भी क्वेश्चन आने की गुंजाइश होती है। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, लेकिन उसमें जो हम पहला पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं इतिहास का सामान्य परिचय। इतिहास, देखिए इतिहास है क्या। अगर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा, निश्चित रूप से ऐसा, और हास का मतलब होता है घटित हुआ, घटित हुआ। अर्थात भूतकाल में ऐसा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से घटित हुआ है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूतकाल में बीती घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो ये एक हमारे सामने इतिहास की डेफिनेशन आती है कि इतिहास है क्या। तो इति यानी के भूतकाल में, और घटित यानी हास यानी कि ऐसा घटित हुआ। अर्थात भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगर बात की जाए कि इतिहास का जो पिता है वो कौन है, तो जब बात आती है इतिहास का जनक या फिर इतिहास का, हम इसे कह सकते हैं पितामह। तो ध्यान रखेंगे भाई, इतिहास का जनक या इतिहास का जो पितामह है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि इतिहास का जनक या इतिहास का पितामह कौन है। तो इतिहास का जनक या इतिहास का पितामह हेरोडोटस है। और हेरोडोटस की जो पुस्तक है या इनकी जो पुस्तक है, वो पुस्तक को लेके भी बार बार पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक कौन सी है। तो इनकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो पुस्तक बताई है या लिखी है वो है हिस्टोरिका। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में बात आती है कि हमारे भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो जब भारतीय इतिहास के जनक या भारतीय इतिहास के पितामह की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे एक ग्रंथ है जिसका नाम है महाभारत। और महाभारत का जो संकलन किया था वो किया गया था महर्षि वेद व्यास के द्वारा। तो भारतीय इतिहास या भारतीय इतिहास का पितामह या जनक जब पूछा जाएगा तो वो कहलाएंगे महर्षि वेद व्यास। और महर्षि वेद व्यास की जब हम पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम आप भली भांति जानते हैं, जिसे कहा जाता है महाभारत, है ना। बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। महाभारत के 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं। जब महाभारत का पहली बार संकलन किया गया तब इसके अंदर 8000 श्लोक थे और इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था जय संहिता। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रारंभिक नाम रहा है वो रहा है जय संहिता, और जब इसका नाम जय संहिता था तब इसमें श्लोक की संख्या थी 8000। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर जब इसमें श्लोकों की संख्या जब 24,000 हो गई तो इसका नाम कर दिया गया केवल भारत। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्रम से क्या हुआ, भारत, और तब इसमें श्लोकों की संख्या हो चुकी थी 24,000 श्लोक। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसका जो तीसरा नाम अंतिम जो संकलन किया गया उसमें श्लोकों की संख्या हो गई थी 1,00,000, और जब श्लोक 1,00,000 हो गए तब इसे कहा गया महाभारत। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इतिहास का पितामह कौन है भाई, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास का जनक या पितामह किसे कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास को। महर्षि वेदव्यास ने कौन सी पुस्तक लिखी, महाभारत। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है बेटा, 1,00,000। महाभारत का सबसे प्राचीन या पुराना नाम क्या था, जय संहिता। तब इसमें श्लोकों की संख्या थी 8000। जब श्लोकों की संख्या बढ़ के 24,000 हो गई तब इसे भारत कहा गया, और इसके अंतिम संकलन के बाद इसका नाम हो गया महाभारत। ठीक है, इससे आगे जब हम चलते हैं बेटा तो बात आती है कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो हम जब इतिहास का विभाजन करते हैं तो हम पाएंगे कि अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला जो काल आता है उसे हम कहते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ यह कहना अनिश्चित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से, हम क्या कह सकते हैं कि प्रारंभ से लेके कहाँ तक, तो प्रारंभ से लेकर भारत में जब तक मुसलमानों का आगमन नहीं हुआ तब तक का काल, यानी कि भारत में जो मुसलमानों का आगमन माना जाता है वो 712 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम आगमन तक या आक्रमणों तक का जो समय है उसे प्राचीन काल कहा जाता है। और इस प्राचीन काल में जितने भी शासक हुए हैं वो लमसम सनातनी हिंदू धर्म से संबंधित थे, इसलिए इस काल को हिंदू काल कहा जाता है। चाहे से हमने हर्यक वंश को पढ़ा है, चाहे से हमने शिशुनाग वंश को पढ़ा है, चाहे से हमने बृहद्रथ को पढ़ा है, चाहे से मौर्यों को पढ़ा है, चाहे से पुष्यमित्र शुंग को पढ़ा है, चाहे से सातवाहन शासकों को पढ़ा है, गुप्त शासकों को पढ़ा है, हर्षवर्धन को पढ़ा है, ये सभी के सभी हिंदू राजा रहे हैं। इसलिए प्राचीन काल को प्रारंभ से मुस्लिम आगमन तक हिंदू काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मुसलमानों के आगमन के बाद जो समय रहा उसे कहा जाता है मध्य काल, उसे कहा जाता है मध्य काल। और मध्य काल को भी इतिहास की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक काल जो 712 ईस्वी यानी कि मुसलमानों के आगमन से लेकर कहाँ तक का है, तो मुसलमानों के आगमन से लेकर इनका जो समय रहा है वो रहा है मुगल सत्ता की स्थापना तक, 1526 ईस्वी तक, है ना। इस काल को हम संबोधित करते हैं पूर्व मध्य काल से। किसके नाम से संबोधित करते हैं, पूर्व मध्य काल से। और पूर्व मध्य काल के अंतर्गत एक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी तक का जो काल है जहाँ पे सुल्तानों ने शासन किया वो काल कहलाता है सल्तनत काल। क्योंकि उससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और
मोहम्मद गोरी भारत में आए हैं, इनका उद्देश्य भारत को केवल लूटना है, ना कि भारत पे राज करना। इसलिए इस काल को पूर्व मध्य काल और सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इसी मध्य काल का जो दूसरा पार्ट है, इस काल को कहा जाता है उत्तर मध्य काल। और उत्तर मध्य काल का जो समय रहेगा वो 1526 से 1707 ईस्वी तक का रहेगा। यानी कि इस समय अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। और औरंगजेब की मृत्यु तक का काल जो 1526 से शुरू हुआ था, इस काल को हम साधारणतः किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं मुगल काल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थात मध्यकालीन जो भी समय रहा है 712 से लेके 1707 तक का, इसमें चाहे से सल्तनत काल के राजा हुए हैं और चाहे से मुगल काल के राजा हुए हैं, सभी के सभी मुस्लिम हैं। इसलिए इस मध्य काल को हम साधारण भाषा में मुस्लिम काल भी बोल सकते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। प्राचीन काल हिंदू काल है और मध्यकाल मुस्लिम काल है। और इसके बाद जो अंतिम काल बचता है, इसे हम कहते हैं आधुनिक काल। इसे हम जानते हैं किसके नाम से? तो इसे हम कहते हैं बेटा आधुनिक काल, जिसका प्रारंभ औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 से लेके हम इसे पढ़ेंगे 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 तक का जो समय है। और इस आधुनिक काल में जो प्रभावी रहे वो अंग्रेज रहे, इसलिए इसे हम साधारण भाषा में अंग्रेज काल के नाम से या ब्रिटिश काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक सामान्य परिचय है हमारे पास में इतिहास के विभाजन को लेके। प्राचीन काल हिंदू राजा हिंदू काल, समय प्रारंभ से मुसलमानों के आगमन यानी कि 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक। मध्यकाल मुस्लिम राजा हुए हैं, इसलिए इसे मुस्लिम काल कहते हैं। 712 से औरंगजेब की मृत्यु, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक बार सुल्तानों ने राज किया इसलिए सल्तनत काल, एक बार मुगल बादशाहों ने राज किया इसलिए मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा जो 15 अगस्त 1947 तक रहा, और इस काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले हमने मोटी मोटी बात कर ली है इतिहास के विभाजन को लेके। हमारा जो पहला टॉपिक शुरू होता है वो अब प्रारंभ होता है, और हमारे अग्निवीर के कोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु सभ्यता। और इस सिंधु सभ्यता को वर्तमान में इसके खोजे गए प्रथम स्थल के आधार पर इसे वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। हमारा पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है, इसकी तरफ पहली बार जो लोगों का ध्यान आकर्षित किया वो किसके द्वारा किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता की तरफ, सिंधु सभ्यता की तरफ पहली बार, सिंधु सभ्यता की तरफ पहली बार लोगों का ध्यान 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने आकर्षित किया। चार्ल्स मैनसन ने आकर्षित किया और यह बताया कि भारत में भी मेसोपोटामिया,
चीन मिस्र की सभ्यता के समान उतनी ही प्राचीन कोई सभ्यता किसी जमाने में रह चुकी है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि भारत में वह पहला व्यक्ति जिसने सिंधु सभ्यता के बारे में लोगों को बताया वो कौन है, तो वो व्यक्ति है चार्ल्स मैनसन। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति है। जब इसने बताया तो इसके बाद विभिन्न पुरातत्वविदों का, आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान भारत की सिंधु सभ्यता की तरफ गया और भारत में एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। तो अगला क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगला हमारा पॉइंट आ जाएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज के बाद भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना, पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी, कौन बेटा, तो इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। इसी कारण किसको बेटा, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये दोनों बातें हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही वेरी मोस्ट हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तरफ पहली बार लोगों का ध्यान आकर्षित किसके द्वारा, तो ये ध्यान आकर्षित किया है चार्ल्स मैनसन ने। और चार्ल्स मैनसन के ध्यान आकर्षित करने के बाद उसने यह बताया कि भारत में चीन, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समान कोई पुरानी सभ्यता है। जब पुरातत्वविदों का ध्यान आकर्षित हुआ तो भारत में भी पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। कब की गई, 1861 में। किसने की बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। इसी कारण किसको, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये 3 सवाल हमारे यहाँ पे तैयार होते हैं। इससे आगे बेटा जब हम चलते हैं तो हम अगली बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान रखना है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा, तो इसका मुख्यालय है आपके दिल्ली में स्थित है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, दिल्ली में है। ठीक है, अब जो हमारे भारतीय सिंधु सभ्यता मिली है तो हमें ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है। तो सिंधु सभ्यता जो है वह मिस्र की सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है। मिस्र की सभ्यता तो ये पाई जाती है आपके अफ्रीका में। कौन सी नदी के किनारे, तो सभ्यताओं के अंदर हमेशा किसी ना किसी नदी की भूमिका रहेगी। तो सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता मोस्टली मिस्र की सभ्यता के समकालीन। इसके अलावा हम बात करें तो यह मेसोपोटामिया, ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे बेटा, तो ये हो जाएगी हमारे इराक में।
कौन सी नदियों के किनारे? तो दजला व फरात नदियों के बीच में। और तीसरी जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो तीसरी सभ्यता हो जाएगी बेटा कौन सी? तो चीन की सभ्यता के समकालीन हैं। चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? तो चीन में ही है। नदी आ जाएगी यांग टी सी क्यांग, यांग टी सी क्यांग नदी के किनारे। तो इन तीन सभ्यताओं के, तो सिंधु सभ्यता मिस्र की, मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता के समकालीन है, के समकालीन हैं। ठीक है, ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। इसकी खोज उस समय हुई थी जब पाकिस्तान भारत का ही भाग था, इसलिए इसके प्रारंभिक स्थल जितने भी खोजे गए हैं वो पाकिस्तान में खोजे गए थे और बाद में आज़ादी के बाद इसके सर्वाधिक स्थल फिर भारत में खोजे गए। तो अब हम अगली जब बात करेंगे तो स्थलों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिंधु सभ्यता के कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में जब बात करते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहली बात आती है कि सिंधु सभ्यता का निर्माता किसे माना गया है। तो इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता का अगर हम बात करें निर्माता को लेके, तो सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया है भूमध्य सागर से आने वाले द्रविड़ जाति को। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन हो जाएंगे बेटा? भूमध्य सागरीय द्रविड़। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि भारत में सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से? तो भूमध्य सागर के आसपास से आए थे। तो सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन हो जाएगा बेटा? भूमध्य सागरीय द्रविड़। फिर इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है। तो दूसरा बिंदु है कि वर्तमान समय में हमारे भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है। तो वर्तमान समय में जो सिंधु सभ्यता है यह लगभग कितनी भाई? तो यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में हम अगले बिंदु की जब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता तो हो गए भूमध्य सागरीय द्रविड़, सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने क्षेत्र में है? तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैली गई है। इसके बाद में बात आती है कि सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता है। तो देखो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो वस्तुएं मिली है वो कांस्य युगीन है, इसलिए सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यह सभ्यता किस टाइप की सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सिंधु सभ्यता के जो लोग हुए हैं उनकी विश्व को सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? तो नगर निर्माण की कला, कि कैसे एक नगर को डेवलपमेंट करना है, कैसे एक सिटी को बसाना है। उन्होंने समकोण पे ग्रिड पैटर्न के आधार पे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सिटी को बसाया था। इसलिए यह भी एक सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में आएगी कि सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में क्या है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के लोग पढ़े लिखे समझदार थे, तो इसलिए नगरों का निर्माण किया। इसलिए हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता की विशेषता में एक और सभ्यता कि सिंधु सभ्यता किस टाइप की है। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन के साथ साथ यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक मूर्तियां मिली है, चाहे से वो स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे की मूर्ति हो, चाहे से वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो, चाहे से वो अन्य सिक्कों पे बनी हुई मातृ देवी
जैसे समुद्र की देवी सिकोत्री माता का अंकन हो, प्रकृति की देवी का अंकन हो, तो ये सारी मूर्तियां ही माता को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए सिंधु सभ्यता की एक और विशेषता हमें याद रखनी है कि सिंधु सभ्यता किस टाइप की है। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी बेटा? तो सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है भाई? तो सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ हमने विशेषताएं कर ली। इससे आगे जब हम चलते हैं तो हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। हमने देखा है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हम इसमें यह भी देखेंगे कि सिंधु सभ्यता कहां कहां तक है। तो देखो, जब हम सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का अंतिम पूर्वी बिंदु है ना, तो सिंधु सभ्यता का अंतिम, हमें ध्यान रखना है कि जहां पे जाके सिंधु सभ्यता का समापन हो जाता है पूर्व में, तो सिंधु सभ्यता का अंतिम पूर्व बिंदु कौन सा है? तो ये अंतिम पूर्व जो बिंदु है यह है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में बेटा? मेरठ जिले में स्थित हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का अंतिम पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। यह बात हमें ध्यान रखनी है कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर है उसमें अंतिम पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का अंतिम पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का अंतिम पश्चिमी छोर, या अंतिम मैं बात करूं पश्चिमी बिंदु की, तो सिंधु सभ्यता का अंतिम पश्चिमी जो बिंदु है अगर हम उसकी बात करें तो ये अंतिम पश्चिमी बिंदु होगा कौन सा? तो ये है बेटा आपके सुत का गेंडोर। और ये सुत का गेंडोर कहाँ पड़ता है बेटा? तो ये सुत का गेंडोर आपके पड़ता है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पे है बेटा? तो ये है आपके पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है बेटा? तो ये है दाश्क नदी के किनारे स्थित। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का अंतिम पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे है। इसके बाद में सिंधु सभ्यता का अंतिम अगर मैं बात करूं उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का अंतिम उत्तरी बिंदु जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अखनौर एक जिला पड़ता है। अखनौर जिले में स्थित कौन सी नदी के किनारे बेटा? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित स्थल का नाम है मांडा। ठीक है, तो पूछे आपसे कि सिंधु सभ्यता का सुदूरतम उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सुदूरतम उत्तरी स्थल कहाँ पे बेटा? जम्मू कश्मीर के अखनौर जिले में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा है। और उसके बाद में हम बात करें कि सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणतम बिंदु है ना, तो अंतिम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये अंतिम दक्षिणतम बिंदु महाराष्ट्र राज्य में स्थित अहमदनगर जिले का है ना, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित कौन सा? तो ये है आपके देमाबाद, जो गोदावरी की सहायक कौन सी नदी बेटा? परवरा नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमने बात कर ली है सिंधु सभ्यता के पूर्वी, अंतिम पश्चिमी, अंतिम उत्तरी और अंतिम दक्षिणी बिंदुओं को लेकर। और इसके बाद में एक जो अंतिम पॉइंट हमें याद रखना है वो हमें याद रखना है सिंधु सभ्यता की
आकृति को लेके कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार में फैली हुई है। तो ये हमने कर लिया है सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, कहाँ पे खोजे गए थे और उनकी क्या विशेषता थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।